कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को साथ लाने की दिशा में बड़ी पहल की है। इस पहल में उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा साथ मिला है। दोनों नेता इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई और नीट का कोरोना काल में आयोजन समेत कई मुद्दों पर पूरे विपक्ष को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रही हैं। सोनिया गांधी के साथ 7 विपक्षी राज्यों के सीएम की मीटिंग में परीक्षा और जीएसटी कंपेंसेशन का मुद्दा उठा। सभी सीएम ने केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी को लेकर संदेह जाहिर किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्रियों से जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करवाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि हम एग्जाम तब तक कैंसिल करवाने के लिए एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाएं जब तक हालात नहीं सुधरते, ताकि छात्र जेईई और नीट की परीक्षा में बैठ सकें। उन्होंने आगे कहा कि सितंबर में परीक्षा है, छात्रों की जिंदगी खतरे में क्यों डाली जाए। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कूल खोले जाने पर 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम क्या करेंगे? भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिकवरी की कुल संख्या 24,67,558 हो गई है और यह संक्रमण के सक्रिय मामलों से 3.5 गुना ज्यादा है। भारत के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हो गया है। लगातार बढ़ रहे रिकवरी रेट के हिसाब से देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या यानी केस लोड कुल मामलों की सिर्फ 21.87% बची है। बुधवार सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक देश में अब तक 24,67,758 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 63,153 बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केसेस की तुलना में 17,60,489 लोग रिकवर हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही भारत में कोरोना रिकवरी रेट आज बढ़कर 76.30% पर पहुंच गया है। इस समय देश में कोरोना के 7,07,267 एक्टिव केसेस हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के समन्वित प्रयासों से लगातार कोरोना पर काबू पाने की दिशा में काम हो रहा है। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के 67,151 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही बुधवार तक संक्रमित मरीजों की संख्या 32,34,474 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 1,059 लोगों की मौतें भी हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 59,449 तक हो गया है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक कोरोना वायरस से 87% मौतें 45 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों की है, जबकि कुल मौतों में 51% 60 साल की उम्र या ऊपर आयु वर्ग के लोगों की हुई है, जबकि 26 साल से कम उम्र के लोगों में मृत्यु दर 2% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 25 अगस्त तक देश में कुल 3,76,51,112 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जिनमें से मंगलवार को 8,23,992 सैंपल्स की जांच की गई। केंद्र सरकार जुलाई के अंत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे चुकी है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस नई शिक्षा नीति का पूरा पीडीएफ भी अपलोड है। अब बारी है केंद्र के साथ साथ राज्यों द्वारा इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की। ऐसा करने वाला मेघालय पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस संबंध में घोषणा की है। सीएम संगमा ने कहा कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इसके गठन के साथ ही मेघालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
संगमा ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बधाई। मेघालय इस शिक्षा नीति को लागू करवाने वाला पहला राज्य बनेगा। इसके लिए हमारे राज्य में एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी। मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिम्बुई ने कहा कि एनईपी मेघालय समेत पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने वाली सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। शिक्षा विभाग के प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन कर रही है। समिति कुछ महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें आर्थिक पक्ष भी होगा। रिम्बुई ने कहा कि इस शिक्षा नीति के मुताबिक केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र को अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा दिया है। उम्मीद है कि केंद्र की मदद से हम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ अहम खुलासे सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती की कुछ पुरानी व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें कथित तौर पर उनके तार ड्रग्स डीलिंग से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिया के इन चैट की जांच अब सीबीआई के साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग भी करेगा। दूसरी तरफ खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स से पता चला है कि वह सितंबर 2019 से सुशांत के संपर्क में नहीं थे। अब माना जा रहा है कि सीबीआई अपनी जांच की दिशा को और आगे की तरफ भी शिफ्ट कर सकती है। बुधवार दोपहर बाद करीब 4 बजे सुशांत के कुक नीरज को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। यह छठी बार है जब नीरज सवालों के जवाब देने डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। इसके साथ ही सुशांत की बिल्डिंग माउंट ब्लैंक के वॉचमैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वॉचमैन को पहली बार सीबीआई ने तलब किया है। वॉचमैन से इस बात को लेकर जानकारी मिलेगी कि 13 जून से 14 जून के बीच सुशांत के घर कौन कौन आया था। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी के उस दावे का भी पता चलेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने गार्ड को फोन कर कहा था कि चाबी वाले को बुला दो। सीबीआई की एक टीम बुधवार को फिर से कूपर अस्पताल पहुंची। यहां सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की गई। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। इसके साथ ही अस्पताल के प्रशासन से भी पूछताछ हो रही है। सीबीआई यह जानना चाहती है कि 15 जून को रिया चक्रवर्ती को किसकी इजाजत से मुर्दा घर में एंट्री दी गई थी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बाकी आंकड़े कंट्रोल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। थोड़ा सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से कि लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके कई सारे सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे। उनकी सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है और ऐसे कुछ मरीजों की कोरोना ठीक होने के बाद भी डेथ हो गई है। कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही अगर हम देख लें, सत्येंद्र जैन साहब, हालांकि वो ठीक होके घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनको काफी दिन लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, उनको अगर सिम्टम्स हैं और ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ऑक्सीमीटर घर पे कुछ दिन के लिए और दे देंगे। और अगर ऑक्सीमीटर पे उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे वो घर पे ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार फ्री में कर देगी ताकि उनको दोबारा घर पे वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े।